हेलो फ्रेंड्स, CGPSC ई क्लासेस में आज का हमारा टॉपिक है आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था जो है ये 4 प्रकार के आश्रम होते हैं हिंदू सोसाइटीज़ में। अगर एक व्यक्ति की आयु मान के चलते हैं कि 100 वर्ष की होती है तो 4 वर्ण व्यवस्था के हिसाब से प्रत्येक 4 आश्रम व्यवस्था के हिसाब से प्रत्येक आश्रम को मिलता है 25 वर्ष। मतलब कि हम पूरे लाइफ को 25-25 वर्ष में डिवाइड कर लेते हैं और उन 25 वर्षों में हम क्या क्या सीखते हैं सोसाइटी से, सोसाइटी के लिए, और किस तरीके से हम लोग अपने लाइफ को डेवलप करते हैं ये देखते हैं। तो आश्रम व्यवस्था में आश्रम सिस्टम ये है क्या? आश्रम उस संगठित नियोजन व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें मानव जीवन क्रमिक रूप से 4 समूहों में विभाजित होता है, जिसमें कि पहला जो आश्रम है वो है हमारा ब्रह्मचारी आश्रम, जिसमें हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और इसकी प्राथमिकता क्या होती है? ज्ञान प्राप्त करने के लिए, मतलब हमको एजुकेशन पर्पस के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है सांसारिक संतुष्टि के लिए गृहस्थ। सांसारिक संतुष्टि मतलब अब हर इंसान एक सन्यासी या एक योगी बन के नहीं रह सकता है। जो ह्यूमन है वो एक सोशल एनिमल होता है, उसको सोसाइटी में रहना होता है और सोसाइटी में रहने के लिए अलग अलग रिलेशंस होते हैं। तो उस चीज़ को सोसाइटी में रह करके एक पारिवारिक जीवन जीने के लिए, एक सोशल लाइफ का निर्वहन करने के लिए गृहस्थ आश्रम को अपनाते हैं। गृहस्थ आश्रम के बाद जब आप यहाँ 25 और यहाँ 25 नियरली 50 साल के हो जाते हैं, उसके बाद ईश्वरीय ज्ञान और भक्ति के लिए वानप्रस्थ आश्रम। इसमें क्या होता है? सांसारिक जो भी जैसे आप गृहस्थ जीवन में रहे, आपका परिवार रहा, घर बंगला गाड़ी इनकम जॉब ये सब रही, तो इसमें आप भौतिक चीज़ों के साथ आपका मोह होता है। वानप्रस्थ आश्रम में यानी कि अगले 25 साल में ये जो गृहस्थ आश्रम में जो भी भौतिक चीज़ों से आपका लगाव था, धीरे धीरे उन सभी सांसारिक संबंधों से या ईश्वरीय ज्ञान और भक्ति को अडॉप्ट करने के लिए वानप्रस्थ होता है। मतलब इसमें जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ वो बढ़ता है। आखिर में आखिरी के 25 साल यानी कि 75 साल से 100 साल की आयु तक सांसारिक संबंध से अलग होने के लिए संन्यास धारण करता है और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। ठीक है। 4 आश्रम हो गए। 4 आश्रम कौन कौन से हो गए? सबसे पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें हम क्या करते हैं? शिक्षा ग्रहण करते हैं। दूसरा हो जाता है हमारा गृहस्थ आश्रम, जिसमें हम सारे के सारे जो सांसारिक या जो भौतिक संतुष्टि है उसका निर्वहन करते हैं गृहस्थ आश्रम में। गृहस्थ आश्रम के साथ धीरे धीरे अब जब इंसान जन्म लेता है और धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ता है, तो गृहस्थ ये जो हमारे आश्रम सिस्टम है ये उसको एक तरीके से कह सकते हैं कि वो जो एक मृत्यु का डर या जो एक मोह, एक माया है, उस चीज़ से हेल्प करती है इन सब भौतिक जो व्यवस्था है इससे उबरने के लिए। तो फिर ईश्वरीय ज्ञान और भक्ति की ओर अग्रसर होते हैं। किस आश्रम में? हमारे वानप्रस्थ आश्रम में। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा आखिरी, जिसमें कि जो इंसान है, जो इंडिविजुअल है, वो संन्यास धारण कर लेता है और धीरे से मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाता है। ठीक है। तो आश्रम रिप्रेजेंट्स दैट ऑर्गेनाइज्ड प्लान्ड अरेंजमेंट। मतलब कि देखो यहाँ पे फिर से वही है कि आप जो मेन पॉइंट्स है वो लेकर के चलिए इंग्लिश मीडियम के लिए। ये वाला सेंटेंस और संगठित नियोजित व्यवस्था है। ठीक है। इन विच ह्यूमन लाइफ इज सीक्वेंसली मतलब इसका सीक्वेंस डिफाइंड है। ऐसा नहीं है कि आप पहले गृहस्थ कर लेंगे, फिर आप सांसारिक कर लेंगे, फिर आप वानप्रस्थ आखिरी में करेंगे, ये ऐसा नहीं होता है। ये सीक्वेंशियल है, आपको ये सीक्वेंस मेंटेन करना होता है। तो सीक्वेंशियली डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स: ब्रह्मचर्य फॉर नॉलेज, गृहस्थ फॉर वर्ल्डली सेटिस्फैक्शन, वानप्रस्थ फॉर गॉडली नॉलेज एंड डिवोशन, and sannyas for the separation from the worldly relation.
एंड मूविंग टूवर्ड्स सैल्वेशन। सैल्वेशन मतलब मोक्ष। ठीक है, तो यहाँ जो मेन ध्यान देने वाली बात है, जो आप नोट्स बनाएंगे उसमें आप जो वर्ड का ध्यान रखेंगे वो है, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम लिखने के लिए बैठते हैं तब वहाँ पे आपके मन में पता होता है कि ये लिखना क्या है, ये होता क्या है, लेकिन आपको उस वक्त पे शब्द नहीं मिलते कि आंसर में हम किस शब्द का प्रयोग करें जिससे हमारा आंसर सही भी हो और एक प्रिसाइज भी हो। मतलब ऐसा नहीं कि पता है तो लिखे चले जा रहे हैं तो पेज भर दिए, लेकिन जो एक्चुअल में पॉइंट की बात थी वो लिखना ही भूल गए। तो आपको यहाँ पे सिर्फ 2-4 वर्ड्स जो है वो पकड़ लेने हैं और फिर उसको अपने हिसाब से लिखना है। तो यहाँ पे जो मेन वर्ड है सबसे इम्पॉर्टेंट वो क्या है, संगठित नियोजित व्यवस्था, और जिसमें मानव जीवन क्रमिक रूप से क्या है, मानव जीवन क्रमिक रूप से 4 समूहों में विभाजित होता है। क्रमिक रूप मतलब कि क्रम में, मतलब क्रम पहला, दूसरा, तीसरा डिफाइंड है, तो इसी क्रम में चलेगा। ऐसा नहीं कि तीसरा पहले ले लिए, चौथा दूसरे नंबर पे ले लिए, पहला सबसे आखिरी में चला गया, ऐसा नहीं होता है। तो मानव जीवन क्रमिक रूप से 4 समूहों में विभाजित होता है, और ये क्या है, एक संगठित यानी कि ऑर्गेनाइज्ड, नियोजित मतलब प्लान्ड, व्यवस्था यानी कि अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये वर्ड आप याद रखेंगे। तो ये कुछ आंसर लिखने के फैंसी वर्ड्स होते हैं जो आपके एग्जामिनर जो होते हैं उनको एक मतलब कि आपकी कॉपी मतलब बाकी के आंसर से अलग बनाएंगे और आपकी कॉपी जांचने में उनको थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, इन ब्रीफ आश्रम सिस्टम इज अ प्रोसेस। आश्रम सिस्टम क्या है, एक प्रोसेस है इन विच अ मैन सीक्वेंशियली मूव्स टूवर्ड्स हिज गोल अचीवमेंट दैट इज सैल्वेशन। जिस भी इंसान का जन्म हुआ है उसका जो आखिर है वो क्या है, मृत्यु। जिसका भी जन्म हुआ है उसका आखिर क्या है, डेथ यानी कि मृत्यु। तो जन्म से लेकर के डेथ की तरफ जाने का एक जो सीक्वेंशियल मूव है, जैसे कि पहले तो आप शिक्षा लीजिए, उसके बाद क्या करेंगे, आप गृहस्थ जीवन जिएंगे, गृहस्थ के बाद धीरे धीरे ईश्वर की तरफ, क्योंकि आप धीरे धीरे ईश्वर की तरफ नहीं जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं जाएंगे, तो फिर आपको बाद में ये सांसारिक मोह त्याग करने में या संन्यास धारण करने में या सांसारिक मोह त्याग करने में तकलीफ होगी। इसीलिए पहले ईश्वरी नॉलेज आपको लेना होता है, गॉडली नॉलेज लेना होता है, और उसके बाद 75 से 100 ईयर्स के बीच में आपको सारे सांसारिक चीज़ों का मोह त्याग करके मोक्ष की ओर अग्रसर होना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये वेल डिफाइंड था कि ऑर्गेनाइज प्लान्ड अरेंजमेंट है, और यहाँ पे क्या लिखा है कि एक प्रोसेस है। ये दोनों ही डेफिनेशंस को थोड़ा अच्छे तरीके से आप देख लीजिए, अपने वर्ड्स में लिख लीजिए, क्योंकि आश्रम सिस्टम हो सकता है 2 नंबर का है, हो सकता है 10 नंबर का आए, लेकिन जैसा भी आए, अगर 2 नंबर का आता है तो भी एक लाइन में आपको उसको प्रॉपर डेफिनेशन इस तरीके से लिखिए कि पूरा सार एग्जामिनर को कॉपी जांचते वक्त समझ में आ जाए। और अगर 10 नंबर का लिखना है तो इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, उसके बाद क्या होता है, उसका एक्सप्लेनेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर सीक्वेंस से पता होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, फिर ऊपर, फिर कंक्लूजन। अब कंक्लूजन को लिखना है वो आप बीच में लिख देंगे तो भी आपके जो आंसर है वो अट्रैक्टिव नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आश्रम सिस्टम। आश्रम व्यवस्था में मनुष्य के जीवन को 100 वर्ष का माना गया है। ठीक है, मनुष्य जीवन कितना होता है, 100 वर्ष का, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, और 4 बराबर भागों में बांटा गया है। ठीक है, प्रत्येक आश्रम को जीवन का सामान्य कार्यकाल दिया गया है। मतलब आपके बचपन जो ब्रह्मचर्य होता है, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है निषेध, मतलब कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, जैसे देखो पहले 25 इयर्स जो है, जो ब्रह्मचर्य का पीरियड माना गया है, वो माना गया आपकी शिक्षा के लिए। तो शिक्षा से आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए, इसीलिए पुराने ज़माने में बच्चों को घर पे भी नहीं रखा जाता था। एक पुरानी आप कह सकते हैं हॉस्टल व्यवस्था थी, जिसमें हम छोटे बच्चों को गुरुकुल भेज दिया करते थे। तो गुरुकुल में जाने के बाद वो अपने घर से दूर, अपने माता पिता के लाड प्यार से दूर, तो उनकी पैम्परिंग नहीं होती थी, तो वो ब्रह्मचर्य था, वो सब निषेध था कि आप शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए हैं तो आपको डिसिप्लिन में रहना होगा। तो वो डिसिप्लिन और बाकी भौतिक आराम की ज़िंदगी, इन सब चीज़ों से जो निषेध होता है वो होता है ब्रह्मचर्य। तो पहला 25 ईयर्स ब्रह्मचर्य होगा, क्योंकि ये पूर्ण रूप से शिक्षा के लिए डिवोटेड है। अगला होगा 25 ईयर्स, जो कि होता है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम का मतलब ये होता है
आप गृहस्थ का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि आप अपने परिवार, अपने बीवी बच्चे, माँ बाप, भाई बहन के बीच में नहीं। गृहस्थ आश्रम का मतलब होता है पूरी सांसारिक, मतलब कि आप एक इंडिविजुअल हैं और आपका सोसाइटी के प्रति दायित्व। आप ये शिक्षा लिए हैं, मान लीजिए आपने शिक्षा ली है चार्टर्ड अकाउंटेंट की, तो आप एज ए इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो अभी आपको पूरी सोसाइटी की सेवा भी करनी है। तो ये होता है गृहस्थ आश्रम, जिसमें आप पूरे वर्ल्डली या पूरे तरीके से सोशल लाइफ जीते हैं। और इसमें जो है जैसे यही टाइम होता है कि 25 साल से लेकर के 25 साल के बीच में आपके कुछ सोच होगी, जैसे कि आपकी कुछ आशाएं होंगी, कुछ आप करना चाहते होंगे कि मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे बंगला खरीदना है, और मुझे इतना मेरा बैंक बैलेंस होना चाहिए, मुझे फॉरेन टूर पे जाना है। तो ये सारे आप गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी नौकरी होगी, आप सर्विस में होंगे, आप बिजनेस में होंगे, मतलब आप कमा रहे होंगे, और आपकी जो भी एक्सपेक्टेशंस होंगी आप उस चीज़ को पूरा करेंगे, और फिर और फाइनली आपकी फैमिली को भी आप सपोर्ट करेंगे। ठीक है, फैमिली को और सोसाइटी को। तो ये होता है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम के बाद जब आप 50 ईयर्स के हो जाते हैं, 50 ईयर्स के बाद से आप स्टार्ट करते हैं वानप्रस्थ। वानप्रस्थ मतलब यहाँ पे जो आपका गाड़ी बंगला जो भी आपने सब की कामना की थी, जो आपके जो इच्छाएं थी, इन सब को धीरे धीरे छोड़ना होता है और ईश्वर की तरफ, यानी कि गॉड की तरफ, भगवान की तरफ बढ़ना होता है। जब आप ईश्वर की तरफ बढ़ते हैं, ईश्वर की तरफ बढ़ने का यहाँ पे रीज़न मेन ये है कि देखिए, आप अचानक से ये सारी चीज़ें छोड़ करके मृत्यु को तो प्राप्त नहीं कर पाएंगे, सीधे जंगल चले गए मुझे मोक्ष चाहिए। जब तक आप सांसारिक लगाव या मोह से छूटेंगे नहीं, आप तब तक मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस स्टेज से, गृहस्थ आश्रम के स्टेज से इस स्टेज तक का जो ट्रांजिशन पीरियड होता है वो वानप्रस्थ आश्रम से होकर गुजरता है। जैसे आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे तो धीरे धीरे जो कि मेरे पास ये गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास ये बंगला चाहिए, वो सब धीरे धीरे मोह माया छूट जाएगा और आप बहुत ही आसानी से अपने मोक्ष के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। इसीलिए ये होता है बीच में वानप्रस्थ आश्रम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इसी चीज़ को हम थोड़ा और एक्सप्लेनेटरी प्रोसेस में अगर जाते हैं तो हम यहाँ पे पाएंगे सबसे पहला ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम जो है पहला आश्रम है, ये इसको सेलिबसी सिस्टम बोलते हैं। सेलिबसी जो है ये देखिए, भावनाएं जो हैं किसी भी दो लैंग्वेज के बीच में, जैसे आप जो आपकी मदर टंग है उसमें जो आपकी भावनाएं हैं वो आप किसी और भाषा में व्यक्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सिर्फ एक लिटरल मीनिंग होता है। लेकिन ब्रह्मचर्य का मतलब होता है निषेध। निषेध मतलब आपके जो मतलब माता पिता का लाड प्यार हो गया, हमारी इच्छा खेलना है, पढ़ाई को या मेहनत करने में नहीं, सिर्फ खेलने में मज़ा आ रहा है, तो इस टाइप का जो चीज़ें हैं जो निषेध होते हैं, ये सारे ब्रह्मचर्य आश्रम में आते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये एक लिटरल मीनिंग है, आप ये लिख सकते हैं, बट इसका जो इसके जो पीछे का जो भाव है उससे मेरे हिसाब से कोई संबंध नहीं है। अ बॉय इज सेट टू एंटर अ सेलिबसी आश्रम और ब्रह्मचर्य आश्रम आफ्टर थ्रेड सेरेमनी। थ्रेड सेरेमनी का क्या मतलब होता है? जो उपनयन संस्कार होता है। उपनयन संस्कार के बाद ही बच्चों को जो है हिंदू सोसाइटी में गुरुकुल शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा जाता था। तो ये होता है उपनयन संस्कार। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में उसकी जो एंट्री होती है बच्चे की, वो कब होती है? उपनयन संस्कार के बाद होती है। ठीक है, उसके बाद जब वो उपनयन संस्कार उसका हो जाता है तो उसको एब्स्टिनेंस मतलब कि संयम, शिक्षा, अध्ययन, गुरुओं की सेवा और वर्जना यानी कि टैबूज मतलब ये नहीं करना वो नहीं करना, तो रोक टोक भी नहीं, काइंड ऑफ डिसिप्लिन। उस बच्चों को डिसिप्लिन में रखना होता है ताकि ऐसा नहीं हो कि बचपन से ही किसी गलत संगति में या कोई ऐसी आदत, या जैसे कि अक्सर आप देखेंगे जैसे कि पुराने ज़मानों में जो ज़मींदारों के घर होते थे, जो बच्चे होते थे, उनको मेहनत करने की आदत नहीं होती थी। तो जैसे आपको मेहनत करने की आदत नहीं होगी तो उसके भी अलग प्रकार के परिणाम निकलेंगे जो कि हमारे लिए फेवरेबल नहीं होंगे।
ठीक है। तो इसीलिए बच्चों को जो है उपनयन संस्कार के बाद गुरुकुल भेज दिया जाता था, और उसका जो मकसद होता था वो होता था बच्चों के अंदर संयम का डेवलपमेंट होना, मतलब संयम का संयम रखने की शिक्षा। उसके बाद शिक्षा यानी कि जो वो विद्या ग्रहण करेंगे, उनको आगे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने की विद्या हो गई, और जनरल साइंस हो गया, बिजनेस ये वो छोटी मोटी सारी चीज़ें जो है वो शिक्षा में आती है। अध्ययन, अध्ययन का मतलब देखिए, शिक्षा और अध्ययन दो अलग चीज़ें होती है। शिक्षा का मतलब होता है कि हम लोगों ने सब्जेक्टिव कुछ पढ़ाया, अध्ययन का मतलब होता है जैसे स्वाध्याय, आप मतलब एक्सपीरियंस से सीखना। शिक्षा मतलब हमने उसको शिक्षा दे दी, जैसे कि बुक्स वुक्स ये सब कुछ प्रोवाइड कर दिए, बता दिया कि ये ऐसे होता है वैसे होता है। अध्ययन मतलब उसको अंदर तक जानना, उसके बारे में रिसर्च करना, वो मेन क्या होता है, उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या होती है कि सब्जेक्ट की, वो होती है अध्ययन। ठीक है। उसके बाद होता है गुरुओं की सेवा करना। गुरुओं की सेवा करने से हमारा यहाँ पे मकसद होता है कि जब हम बच्चों को कहीं बाहर भेजते हैं तो गुरुओं की सेवा के साथ वो ये सीखते हैं कि सोसाइटी में जैसे कि डिसिप्लिन, बड़ों का कैसे सम्मान करना चाहिए, उनका आदर कैसे करना चाहिए। फिर जैसे कि ये इनको एक तरीके से संयम सिखाता है। क्या? ये गुरुओं की सर्विस या गुरुओं की सेवा। और वर्जनाएं मतलब जैसा कि मैंने बताया, ब्रह्मचर्य का मेन मकसद जो होता है वो होता है निषेध। आपको जो है जैसे कुछ चीज़ें होती है जो आपको जैसे निषेध रहेंगी, जैसे मान लीजिए कि हमारे घर में एक नियम था, छोटे बच्चों को चाय नहीं पिलाते थे, तो वो होता है एक निषेध, क्योंकि वो धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, फिर वो गलत हैबिट में चली जाएगी, फिर उसकी लत हो जाती है। तो इस टाइप की बहुत सारी वर्जनाएं होती हैं, आप भी बहुत सारे घर में देखेंगे, आपके खुद के घर में होगा, इतने बजे तक मतलब कि पढ़ने बैठ जाना है, इतने बजे खेलने जाना है, तो वो टैबूज होते हैं, क्योंकि वो बच्चों के जीवन में डिसिप्लिन जगाते हैं। डिसिप्लिन को डेवलप करने के लिए ये सारी वर्जनाएं या टैबूज होते हैं। नेक्स्ट है, इस आश्रम का व्यवहारिक अर्थ सभी प्रकार के संयम का पालन है। संयम का पालन मतलब आपके अंदर जो है एक एब्स्टिनेंस का मतलब है डिसिप्लिन, एक संयम होता है जो कि आपको पेशेंस रखना सिखाएगा। जैसे छोटा बच्चा होता है तो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, रो देता है या जिद करने लगता है, तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, इन नेगेटिविटीज़ को हटाने के लिए उसके अंदर संयम होना चाहिए। जैसे बाद में चल के जब वो बाहर स्कूल में जाएगा, कॉलेज में जाएगा, तो बच्चों को बहुत दिक्कत होती है जिनके अंदर संयम नहीं होता है। अगर बच्चों के अंदर हम ये संयम डेवलप कर देते हैं तो बाहर जाके किसी भी एनवायरनमेंट में बहुत ही इजीली घुल मिल जाता है। तो इस आश्रम का जो व्यवहारिक अर्थ है सभी प्रकार के संयम का पालन है, कि आपको हर तरीके से जो है पेशेंस डेवलप करना है। ठीक है। जैसे कि अनुशासन होना चाहिए आपके अंदर, इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे पढ़ाई करनी, इतने बजे खेलना है। नैतिकता होनी चाहिए। इसी एज में आप बच्चों के अंदर ये डाल सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है। तो जब आप उसको संयम का पालन सिखाते हैं और उसके अंदर कुछ डिसिप्लिन डालते हैं, धीरे धीरे उसमें नैतिकता का भी डेवलपमेंट होता है। ठीक है। फिर उसके कर्तव्य का मतलब ये है कि उसको पता होना चाहिए कि मैं घर में छोटा हूँ तो मेरे ये काम है, मुझे बड़ों की बात सुननी है, बिना मतलब का किसी से झगड़ा नहीं करना है, और ये सारी चीज़ें। तो कर्तव्य पालन, उनकी जो ड्यूटीज़ हैं उसको उसके बारे में पता होना चाहिए, और जो बच्चा है वो उस चीज़ को प्रॉपर फॉलो करना चाहिए कि उसकी ड्यूटीज़ क्या है वो उसको फॉलो करे। आचरण की शुद्धता मतलब इससे कैरेक्टर डेवलप होता है। कैरेक्टर डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, चल रहा है, उसको रास्ते में किसी का पर्स गिरा हुआ दिखे तो ऐसा नहीं कि उठा के चोरी करके घर ले आए, तो उसके अंदर ये आचरण होना चाहिए कि नहीं, ये जिसका है मैं उसको वापस कर दूँ, किसी और की चीज़ वो मेरी नहीं है। तो वो होती है आचरण की शुद्धता। तो ये सारी चीज़ें जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो कौन से आश्रम में होता है? वो होता है ब्रह्मचर्य आश्रम में। नेक्स्ट है हमारा गृहस्थ आश्रम। किसी भी चीज़ को इतना डीप में समझाने का मेरा मकसद ये है कि आपके अंदर जब वो समझ डेवलप हो जाएगी, जब आप क्वेश्चन पेपर में देखेंगे कि ये टॉपिक में गृहस्थ आश्रम के बारे में लिखना है, तो 2 नंबर का है तो भी आप जो मेन पॉइंट है उससे 1 या 2 लाइन में आंसर ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन जब 10 नंबर का भी आएगा, जैसे यहाँ पे जो मैंने पैराग्राफ लिखा है कि 10 नंबर के लिए काफ़ी नहीं है, तो जो मैं बोल रही हूँ मैं ये सारा कुछ लिख देती तो आपको भी पढ़ने में थोड़ा सा बोरिंग लगता। तो ये मेरे बोलने का मकसद ये है कि आपके अंदर ये अच्छे तरीके से बैठ जाए।
तो आप इस चीज़ को समझ लो, तो बाद में जब आपको ये लिखना होगा तो अगर आपके पास पूरे प्रॉपर वर्ड्स नोट्स ये सब नहीं भी रहेंगे तो भी आप समझ से इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए जैसे CGPSC के प्री के अगर आप लास्ट 2 साल के क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे तो वो फैक्चुअल क्वेश्चन से ज़्यादा अब हो गया है कि वो आपको कूट में यानी कि बहुत सारे ऑप्शंस में देता है, फिर आप अपने समझ से उसको स्ट्राइक आउट करिए कि ये हो सकता है ये नहीं हो सकता। मतलब अब वो आपके समझ को जज करने की कोशिश कर रहा है कि आप समझ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। फिर मेंस के भी क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वो भी अभी ऐसे ही हैं कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन अब नहीं पूछ रहा है, अब वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको पीछे का कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है जिससे कि आप क्वेश्चन पेपर में सही तरीके से आंसर को लिख पाएँ। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे आश्रम की तरफ। दूसरा आश्रम है हमारा गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम वही होता है सांसारिक वाला। मैन एंटर्स इनटू दिस सिस्टम ओनली आफ्टर मैरिज। गृहस्थ आश्रम में 25 साल तक इंसान ने क्या करा, शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो सोशल लाइफ में आया। शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई व्यावसायिक बिजनेसमैन वो बन गया है। उसके बाद फिर उसकी शादी होती है। शादी होने के बाद इस पर्टिकुलर एज के बाद वो कहाँ किस आश्रम में एंटर करता है, गृहस्थ आश्रम में। ठीक है। द मेन एम ऑफ मैरिज आर ड्यूटी, सब्जेक्ट एंड कोएशन। ठीक है। ड्यूटी मतलब जैसे कि किसी का विवाह हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग हर तरीके से किसी लड़के का ही एग्जाम्पल नहीं ले सकते, यहाँ लड़कियाँ भी उसी तरीके से इन्वॉल्व होंगी। तो लड़कियों की भी शिक्षा होती थी, लड़कियों के भी उपनयन संस्कार होते थे ऋग्वेद के हिसाब से। तो लड़कियों का जब उपनयन संस्कार होके उनका भी गुरुकुल वगैरह होता था। अगर आप हिस्ट्री वगैरह पढ़े होंगे, लोपामुद्रा, फिर गार्गी, फिर इस टाइप का बहुत सारी जो है इंटेलेक्चुअल वुमेन हो रही हैं इंडियन सोसाइटी में, जो प्रॉपर जैसे शंकराचार्य के साथ वाद विवाद में भी उन्होंने पार्टिसिपेट करके शंकराचार्य को भी एक बार डिफेट करने की कोशिश की थी। तो ऐसी विदुषी महिलाएं इंडियन सोसाइटी में रही हैं। तो ये विदुषी महिलाएं कैसे अचानक से तो नहीं हुई होंगी, एजुकेशन सिस्टम रहा होगा। तो इन्हीं एजुकेशन सिस्टम से होते हुए ये सारी चीज़ें जो आश्रम हैं ये सिर्फ मेल या लड़कों के ऊपर ही लागू नहीं होती, लड़कियों के ऊपर भी लागू होती है। तो मैरिज जो हो रही है, मैरिज में समाज के नियम के हिसाब से मैरिज होती है और मैरिज का मेन एम या उसका उद्देश्य क्या होता है, ड्यूटी। चाहे वो लड़के की ड्यूटी हो अपनी वाइफ के प्रति या लड़की की ड्यूटी हो अपने हस्बैंड के प्रति, इस ड्यूटी को दोनों को ही निभाना होता है। ठीक है। और उसका विषय, ठीक है, विषय मतलब कि विषय का मतलब ये होता है कि जैसे कि एक लड़का है, उसकी लड़की से शादी होती है, तो धीरे धीरे वो फैमिली जो उसके मम्मी थे, उसके पापा थे, उसकी फैमिली है, तो फिर वो उसके बच्चे के रूप में आया, मम्मी ने उस बच्चे का ध्यान रखा, तो फैमिली जनरेशन टू जनरेशन बढ़ रही है। तो ये एक विषय होता है शादी का। उसके अलावा शादी का विषय सिर्फ फैमिली में फैमिली को या जनरेशन को आगे बढ़ाने के अलावा फैमिली को सपोर्ट करना, फैमिली के डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए सोसाइटी को डेवलप करना भी होता है। ठीक है। तो क्या होता है कि शादी का सिर्फ एकमात्र विषय ये नहीं होता कि आपकी शादी हो गई, आप हस्बैंड के साथ चली गई या आप वाइफ के को घर लेके आ गए, फिर आपकी फैमिली आगे बढ़ेगी, आपके बच्चे होंगे, सिर्फ ये विषय नहीं होता है। बल्कि जैसे अगर आप देखेंगे आपके घर में भी, जैसे जब आपकी दादी नानी रही होंगी, तो जो पुरुष होते हैं एक परिवार के, वो बाहर का कामकाज देखते थे, अभी भी देखते हैं, और जो लेडीज़ होती थी, जो औरतें होती थी, वो घर का पूरा संचालन करती थी। जैसे कि घर का बजट कैसा होगा, बच्चे जो स्कूल जाएंगे उनके खर्चे कैसे होंगे, हमारे घर में अभी भी ऐसा होता है। तो ये जो सारा जो एक विषय है वो सोसाइटी, एक फैमिली किस तरीके से मतलब कल्चरली बढ़ रही है या आगे बढ़ रही है, एक फैमिली को जोड़ के ही सोसाइटी बनती है। तो सोसाइटी का एक फैमिली का डेवलपमेंट भी सोसाइटी के डेवलपमेंट में आता है। तो ये भी उसका विषय है। उसका विषय सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ उसके बच्चों को डेवलप करना है, बड़ा करना है, नहीं, उसको इस तरीके से डिसिप्लिनरी अपने बच्चों को रखना है कि वही चीज़ें जो है वो धीरे से आगे जा कर के सोसाइटी को भी रिफ्लेक्ट करेंगी।
ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूटी अबाइडिंग इज फंडामेंटल एम ऑफ दिस आश्रम। मतलब कि इसमें आपको गृहस्थ आश्रम में आपको अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि आश्रम का पालन किए बिना, इस आश्रम का पालन किए बिना मोक्ष या मोक्ष प्राप्ति नहीं किया जा सकता। ये सबसे महत्वपूर्ण आश्रम है। अब देखिए, सन्यासी होते हैं, योगी होते हैं, वो लोग अपना घर दरबार छोड़ देते हैं और जा कर के सीधे सीधे क्या करते हैं, ईश्वर या समाज की सेवा करते हैं या स्पिरिचुअलिटी में चले जाते हैं, तो उनके लिए वो सब बहुत इजी है। लेकिन जो गृहस्थ आश्रम होता है, गृहस्थ आश्रम में क्या होता है कि जैसे कि आपने जैसे आप की शादी होती है, आपके माता पिता हैं, आपके भाई बहन हैं, एक पूरी सोसाइटी है। तो एक इंडिविजुअल के ऊपर उसके भाई का, उसकी बहन का, उसके वाइफ का, उसके बच्चे का, उसके माता का, उसके पिता का, फिर उसके अड़ोस पड़ोस का, जहाँ वो काम कर रहा है, इनका, ये हर प्रकार के बहुत सारी ड्यूटीज़ होती है और ये सारी ड्यूटीज़ का पालन उसको करना होता है, ठीक है। सन्यासी जो होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो बहुत ही ईजी होता है, क्योंकि वो अपने घर द्वार को, परिवार को छोड़ करके जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको इन सारी ड्यूटी से वो मुक्त होते हैं और वो जैसे कि एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी या लाइबिलिटी से वो मुक्त होते हैं। इसीलिए जैसे कि दोनों ही आश्रम, मतलब कि चाहे वो योगी जी का संन्यास आश्रम हो या यहाँ गृहस्थ आश्रम हो, दोनों की ही अपने आप में अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, अलग अलग मतलब कि इफ़ेक्टिवनेस होते हैं। दोनों ही अपने जगह पे उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन गृहस्थ आश्रम में जैसे कि ये हमारी सोसाइटी में या लोग मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम एक इजी आश्रम है, करना क्या है, घर में रहना है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये पूरी तरीके से कर्तव्य पालन के ऊपर है। तो एक इंडिविजुअल को जितने उसके सोशल रिलेशंस हैं, सबके साथ जिम्मेदारी निभानी होती है, सबकी ड्यूटीज़ को पूरा करना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं वानप्रस्थ आश्रम की तरफ। वानप्रस्थ आश्रम ऐसा है कि जब आप गृहस्थ आश्रम से मुक्त हो रहे होते हैं, मतलब आपके, देखिए आप 50 साल के हैं तो मान के चलिए आपके बच्चों की भी उम्र अब नियरली हो चुकी होगी 22-25 साल की। 22-25 साल के आपके जो बच्चे हैं वो शिक्षा ग्रहण कर चुके होंगे और अब आप उनकी शादी वगैरह की तैयारी करवा रहे होंगे। अब जब आप उनकी शादी करवा देंगे तब क्या होगा, आप अपने जो सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी थी उससे आप मुक्त हो जाएंगे। जैसे कि आप पुराने ज़माने के मूवीज़ में देखे होंगे या अभी भी कई घरों में ऐसा होता है कि जब शादी करके बहू घर में आती है तो जो लड़के की मम्मी होती है, जो सास होती है, वो घर की चाबी बहू के हाथ में दे देती है कि अब हम इस जिम्मेदारी से मुक्त हुए, अब ये जिम्मेदारी आपको निभानी है। तो ये भी बिल्कुल वैसा ही होता है वानप्रस्थ। जिम्मेदारी से मुक्त हो गए, अब आपका काम क्या है, अब हम जो है ईश्वर या जैसे पूजा पाठ या स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। आप सांसारिक जो आपके मोह थे या फिर जो जिम्मेदारियां थी उनसे अब धीरे धीरे आप मुक्त होने लगते हैं और धीरे धीरे आपका जुड़ाव जो है वो स्पिरिचुअलिटी या फिर ईश्वर की तरफ बढ़ने लगता है। वानप्रस्थ आश्रम लिटरली मीन्स गिविंग अप ऑफ वर्ल्डली लाइफ, ठीक है, मतलब आप सांसारिक जीवन का धीरे धीरे करके त्याग करने लगते हैं। इन दिस आश्रम, इस आश्रम में व्यक्ति सांसारिक सुखों को धीरे धीरे निरुत्साहित होने का प्रयास करता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अब आप 50 साल के हो गए हैं, आने वाले कुछ एक साल में 50 साल में आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। जब तक आप उस बंधन से बंधे रहेंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, फिर जन्म मृत्यु के बंधन में आप बंधे रहेंगे। अगर आपको मोक्ष चाहिए तो मोक्ष किस प्रकार से प्राप्त होगा, आपको धीरे धीरे सारे मोह का त्याग करना होगा। तो उस मोह को त्याग, मोक्ष से लेकर के गृहस्थ जीवन के बीच का जो ट्रांजिशन पीरियड होता है वो होता है वानप्रस्थ आश्रम, ठीक है। सांसारिक सुखों से धीरे धीरे निरुत्साहित होने का प्रयास करते हैं। क्या होता है, धीरे धीरे सांसारिक सुखों, धीरे धीरे सांसारिक सुखों से निरुत्साहित होने का प्रयास करते हैं। वो अकेले या जीवन साथी के साथ इस आश्रम में प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है, अकेले या अपनी जीवन साथी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम का मतलब ये होता है
कि जो ये वो स्टेज है जहाँ पे वो त्याग का अनुसरण करता है। मतलब कि पहले वानप्रस्थ में क्या है, आपने इस चीज़ का आदत डाली कि नहीं, धीरे धीरे उस चीज़ से मोह को त्यागो, और यहाँ पे धीरे धीरे तब आपने मोह त्याग किया था, अब आप धीरे से इसको पूरा ही त्याग दो। तो पहले हिंदू सोसाइटीज़ में क्या होता था कि संन्यास आश्रम से वो घर ही छोड़ देते थे और आश्रम की तरफ चले जाते थे, जंगल में चले गए, आश्रम की तरफ चले गए, तो वो आश्रम की तरफ चले जाते थे। तो अभी तो ये आश्रम की तरफ जाना या ये सब प्रैक्टिकल नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे वो क्या करते हैं, त्याग का अनुसरण, धीरे धीरे सारी वर्ल्डली चीज़ें छोड़ देते हैं। ये चौथा और अंतिम आश्रम होता है, और इस आश्रम में व्यक्ति अपना जीवन ईश्वर की साधना में व्यतीत कर देता है। ठीक है, वह बिना इच्छा के अपने कर्तव्यों का पालन करता है। मतलब कि धीरे धीरे अब हो गया, सब जिंदगी जी लिए, बच्चे कच्चे बड़े हो गए, सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए, तो अब धीरे धीरे मतलब बिना इच्छा के कि अगर ऐसा कुछ बच गया है तो ठीक है कर लेते हैं टाइप का। लेकिन जैसे पहले गृहस्थ आश्रम में उसका एक इंटरेस्ट होता था, वो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ करता था, धीरे धीरे ये सारे जो है इच्छाएं छूट जाती है। ठीक है, इस आश्रम के माध्यम से सन्यासी मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जो सन्यासी होते हैं वो क्या करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अब इस आश्रम का इम्पोर्टेंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे आजकल डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं, तो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि वो क्या होता है, वो आपसे ये पूछेंगे कि इस आश्रम की उपयोगिता या इम्पोर्टेंस या महत्व क्या है। ठीक है, पहला है, आश्रम व्यवस्था मनुष्य की आयु की प्रत्येक स्थिति के लिए कर्तव्य का निर्धारण कर जीवन का समुचित विकास करता है। ठीक है, मतलब कि क्या होता है कि आप जो आश्रम व्यवस्था है उसके आयु के हिसाब से उसके कर्तव्यों का हमने क्या कर दिया, निर्धारण कर दिया। पहले आप शिक्षा प्राप्त करेंगे, फिर आप सोसाइटी के लिए लायबल होंगे, आप उनका सर्विस करेंगे, फिर आप धीरे से इन सबको छोड़ के ईश्वर की तरफ, मतलब एज के हिसाब से हमने उनके सारे कर्तव्य को डिवाइड कर दिया, और धीरे से जो है वो जीवन का समुचित विकास करता है। ये परोपकार, सहिष्णुता, सरलता, उदारता, मानवीय गुणों आदि का विकास करके मानववादी समाज की स्थापना करता है। ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये हमको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि क्या चीज़, मानववादी समाज, मानववादी समाज का विकास करने में योगदान कैसे होता है, जब आप संयम रखते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम में, और जैसे गृहस्थ आश्रम में आपके पास बहुत सारी लाइबिलिटी होती है, उसको भी आपको संयम के साथ निभाना होता है, तो आप अपने कैरेक्टर में जो है डेवलप करते हैं फिलैंथ्रोपी। फिलैंथ्रोपी का मतलब क्या होता है, दूसरों के लिए काम करना, मतलब कि परोपकार करना। ठीक है, मेरा तो जो भी है मैं खा लूँगा, लेकिन एक रोटी बची है तो आधी रोटी इनको खिला देता हूँ। सहिष्णुता मतलब कि टॉलरेंस, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी बात रख रहा है जो आपके विचारों से नहीं मिलती है तो आप उसको दो झापड़ लगा देंगे। टॉलरेंस का मतलब है ठीक है ये तो मेरी बात थी, आप अपनी भी रख लीजिए, तो उस चीज़ को बर्दाश्त करने की एक कैरेक्टर में एक शक्ति आती है। सरलता, आप सिंप्लिसिटी को चूज़ करते हैं। सिंप्लिसिटी का मतलब होता है कि ताम झाम दिखावा ये वो इस टाइप की चीज़ें नहीं, सिंप्लिसिटी। उदारता, मानवीय गुणों, उदारता का मतलब होता है जनरसिटी, मतलब कि जैसे कि किसी को ज़रूरत है और वो चीज़, जैसे आपके पास मान लीजिए घर में 4 रोटी है लेकिन आपको लगता है किसी गरीब के पास एक भी नहीं है, तो उसमें से 2 रोटी आप दे आएंगे, तो क्या होती है वो उदारता। आपकी सैलरी 10,000 रुपये है लेकिन आपका काम 4,000 में चल जा रहा है, तो 2,000 से 4,000 सेविंग कर लीजिए, 2,000 दे आइए, तो ये होता है उदारता। और मानवीय गुणों, मानवीय गुण मतलब ह्यूमनिस्टिक क्वालिटीज़, मतलब कि जो बोला चाहिए मानवतावादी, जैसे कि जो कि आप ह्यूमन क्वालिटीज़ मतलब कि किसी को अहिंसा नहीं करना, टॉलरेंस, इस टाइप के बहुत सारी जो क्वालिटीज़ है इसका डेवलपमेंट होता है, किसमें, हमारे आश्रम व्यवस्था में। यह व्यक्ति और समाज के पारस्परिक निर्भरता के भाव को पुष्ट करता है। आप धीरे धीरे बचपन से ही बच्चे को निषेध वगैरह, निषेध मतलब कि ये नहीं पीना, वो नहीं करना, इतने बजे उठना, इतने बजे करना, गुरुओं की सेवा करना, बड़ों का आदर करना, जब इस तरीके से समझाते हो, सिखाते हो, तभी जो व्यक्ति है समाज के पारस्परिक निर्भरता के भाव को दर्शाता है। मतलब जैसे कि ब्रह्मचर्य आश्रम में आप उनको गुरु के पास भेजते हैं, ठीक है, तो
जो पूरा समाज है, इस तरीके से एक इंडिविजुअल और एक समाज के प्रति एक निर्भरता होती है। ठीक है, कि उसके भाव को पुष्ट करता है। फिर नियमबद्ध चरण की प्रेरणा। नियमबद्ध चरण का मतलब क्या होता है कि ये एक डिसिप्लिन के साथ चलता है। मतलब कि आपको पहले ये कर, ब्रह्मचर्य है तो वो पहले ही आएगा, ऐसा नहीं है कि पहले गृहस्थ आ रहा है उसके बाद ब्रह्मचर्य आ रहा है। तो ये एक नियमबद्ध चरण है, दे करके देकर सामाजिक नियंत्रण करता है। मतलब इन सब नियमों से जो सोसाइटी है उसका नियंत्रण होता है। ठीक है, फिर है आश्रम व्यवस्था। व्यक्ति को कर्म करके तथा समाज की भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था करता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग जो है कर्म प्रधान, ऐसा नहीं कि मतलब कि आपको कर्म नहीं करना है, सब कुछ खुद से मिल जाएगा, हो जाएगा, नहीं। जब आप गृहस्थ आश्रम में एंटर करते हैं तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं आपके कर्म, और कर्म करते हुए भी समाज की भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं की आप पूर्ति करते हैं। किसकी? भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करेंगे? कर्म करके। ठीक है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हैं, आप एक पुलिस ऑफिसर बन गए हैं, तो उस तरीके से समाज की जो आवश्यकताएं हैं वो आप अपनी ड्यूटीज़ कंप्लीट करके समाज की उन आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। फिर आश्रम में विभिन्न संस्कारों के माध्यम से जीवन का परिष्कार और व्यक्तित्व का विकास। विभिन्न संस्कार का मतलब क्या होता है? जैसे उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार के बाद हमने क्या करा? लोगों को शिक्षा के लिए भेजा। फिर विवाह संस्कार, विवाह संस्कार में से गृहस्थ आश्रम की तरफ भेजा। फिर जैसे कि मृत्यु हो जाती है तो हम क्या करते हैं? अंतिम संस्कार। तो इस टाइप के जो रिचुअल्स होते हैं और इस टाइप के जो संस्कार होते हैं, इस टाइप के संस्कारों के साथ हम क्या करते हैं कि उसके व्यक्तित्व का विकास, कि अब उसको पता है कि अब ये संस्कार हो चुका है तो अब मेरी आगे की ड्यूटीज इस प्रकार से होंगी। ठीक है, आश्रम का मानवीय गुणों के विकास में एवं मानवतावादी समाज की स्थापना में योगदान होता है। इसके माध्यम से व्यक्ति और समाज की पारस्परिक निर्भरता पर जोर दिया जाता है। यह सामाजिक नियंत्रण का महत्वपूर्ण उपकरण है। ठीक है, यहाँ तक समझ में, यहाँ तक मेरे ख्याल से कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को भी, क्योंकि इसका जो मेन जो इम्पोर्टेंस है वो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि कर्तव्यों का निर्धारण करता है, जो कि फर्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट है ये ह्यूमन क्वालिटीज़, जैसे कि परोपकार, सहिष्णुता, सरलता, इन सब का मतलब कि कैरेक्टर डेवलप करता है। दूसरा है व्यक्ति और समाज में जो होता है कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या एक म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस आ जाता है। ठीक है, फिर है कि ये कर्म का डेवलपमेंट करता है। मतलब कि आपको कर्म करना है, आपको अपना काम करना है, आपको अपनी ड्यूटीज़ पूरी तरीके से निभानी है, चाहे वो सोसाइटी के प्रति हो या अपनी फैमिली के प्रति हो। ठीक है, फिर मतलब धीरे धीरे ये एक तरीके से ह्यूमन पर्सनालिटी डेवलप करता है। नेक्स्ट है सोशल सोशल लॉजिकल इम्पोर्टेंस। इसमें सोशल और लॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है? जीवन के विभिन्न चरणों का विकास। ठीक है, जैसे कि आज की सोसाइटी के हिसाब से देखेंगे तो बच्चा जो है हर साल एक एक क्लास ऊपर चढ़ता है, तो उसके अलग अलग चरण होते हैं। ठीक है, जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम तक दे दिया, उसके बाद फिर वो +2 में जाएगा तो सब्जेक्ट ले लेगा, तो उसका जो एजुकेशन का एक चरण है वो बदल गया। तो इस तरीके से अलग अलग चरण का हम लोगों ने इसको 4 चरणों में डिवाइड कर दिया। बचपन के बाद फिर शादी के बाद फिर 1+1+ के बाद फिर ये, तो अलग अलग चरण में जो है ये डिवाइड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है बौद्धिक और मानसिक विकास। ठीक है, इसको जो इंडिविजुअल है उसका बौद्धिक और मानसिक विकास होता है। फिर कार्योन्मुखी, मतलब कि वर्क ओरिएंटेड। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये एक कर्म सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत को आपको इसमें मानना होता है, तो ये क्या होता है? कार्योन्मुखी होता है, यानी कि वर्क ओरिएंटेड होता है। समावेशी विकास। समावेशी विकास मतलब सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात नहीं है, पूरी की पूरी सोसाइटी को ही यही फॉलो करना होता है। सोसाइटी के सभी बच्चे जो है वो गुरुकुल जा रहे होते हैं, सभी जो है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे होते हैं, तो इससे क्या होता है कि एक समावेशी विकास होता है।
ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, मतलब उसके कैरेक्टर का भी डेवलपमेंट हो रहा है, वो शिक्षा भी ले रहा है, उसकी पर्सनैलिटी भी डेवलप हो रही है। फिर जब वो गृहस्थ आश्रम में आ करके सोसाइटी के लिए कुछ करेगा तो सोशल डेवलपमेंट भी होगा। तो ये एक तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। इंटर रिलेशन ऑफ पर्सन एंड ग्रुप, मतलब कि एक इंडिविजुअल है, उसका उस ग्रुप के साथ, जैसे मान लीजिए वो कहीं पे जॉब कर रहा है तो उस ग्रुप के साथ भी उसका जो है वो रिलेशनशिप जो है वो डेवलप होता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक जो कि है आश्रम व्यवस्था यहाँ पे कंप्लीट होता है। और इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो एज़ यूजुअल, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करें, और आने वाले वीडियोस को देखने के लिए, नोटिफिकेशन मिलने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।